हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां पर त्यानचिंग के बारे में जिन बात करना चाहती थी, लेकिन इतने में लीजुंग अपने डैड से कहता है कि वो बहुत जल्द फैन को प्रपोज करने वाला है और फिर वो उसी से शादी करेगा। लेकिन तभी उसके मॉम और डैड दोनों ही लीजुंग पर बिगड़ जाते हैं और डैड ये कहते हैं कि वो किसी भी माफिया वर्ल्ड से बहू या फिर दामाद नहीं लाना चाहते। बट लीजुंग अपने डैड की बातों को इनकार करता है और कहता है कि वो आज ही फैन को प्रपोज करेगा और शादी भी उसी से करेगा। तो फिर इस बात पर मॉम और डैड कुछ नहीं बोलते। तो जिन अपने डैड से कहती है, डैड मुझे ऐसा लगता है कि आप लीजुंग के प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं और तैनचिंग को मना कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो मॉम कहती है क्योंकि वो उसकी काली दुनिया से निकाल कर हमारी साफ़ सुथरी दुनिया में लेकर आ रहा है, लेकिन तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो तुम्हें हमारी साफ़ सुथरी दुनिया से निकाल कर अपनी काली दुनिया में ले जाएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक माफिया के उसमें जाए। अब जिन को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी लीजुन भी उसके फेवर में बोलता है और मॉम और डैड से कहता है कि डैड, त्यानचिंग माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के लिए तैयार है और मैं जहाँ तक उसे जानता हूँ वो एक अच्छा इंसान है। बट डैड अब भी अपना मूड चेंज नहीं करते और वो यही कहते हैं कि वो इन दोनों की शादी को लेकर खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि वो दोनों ही माफिया वर्ल्ड के लोगों से शादी करें। और इतना कहकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन काफ़ी परेशान होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जैन को दिखाया जाता है, जो कि एन के पास पहुँच चुका था और वो सब कुछ समझ गया था कि आखिर वो लड़की जो एन की तरह दिखती है वो फाइट क्यों नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो एन तो थी नहीं। लेकिन फिर वो एन का गला दबाता है और उसके बाद सोचता है कि नहीं, अभी मैं इसे नहीं मारूंगा, ये तो मेरे हुक्म का इक्का है, पहले यूज़ करूंगा फिर मारूंगा। उसके बाद अगले सीन में हमें लीजुंग को दिखाया जाता है, जो कि फ़ैन के पास फ्लावर के साथ पहुंच चुका था और वो उसे प्रपोज भी कर देता है। उसके प्रपोजल को सुनकर भी वो खुश नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी बहन की फ़िक्र होती है। लेकिन फ़ैन लीजुंग से प्यार भी करती थी, इसलिए वो दोनों रिंग को नेकलेस की तरह पहन लेते हैं और उसके बाद वो उसके प्रपोजल का एक्सेप्ट करके किस भी कर लेती है। अब यहाँ पर हमें त्यानचिंग को दिखाया जाता है। त्यानचिंग की तो रातों की नींदें उड़ चुकी थी, क्योंकि उसे बार बार जिन का ख्याल आ रहा था और उसके वही शब्द याद आ रहे थे कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए तब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। मैंने तुम्हें खुद से दूर रहने के लिए कहा था और तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे आज थप्पड़ मार दिया। इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में होता है। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उससे अगर मिलेगा तो प्रॉब्लम्स वापस से क्रिएट होंगी। इसलिए वो सोचता है कि वो टेक्स्ट कर देगा कि आज के बाद वो उससे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उसकी बातों को याद करके वो वापस से कोई टेक्स्ट नहीं करता और फिर सोचता है कि वो उससे ना तो मिलेगा और ना ही कोई मैसेजेस करेगा। जिन जो होती है वो बार बार अपना मोबाइल उठाकर चेक करती है कि क्या उसे त्यानचिंग ने मैसेज किया है, पर जब कोई मैसेज नहीं होता तो वो टेंशन में आ जाती है कि त्यानचिंग ने कभी ऐसा नहीं किया। वो हमेशा उसे मैसेज और कॉल करता है, बट आज क्या हुआ जो उसने उसे मैसेज नहीं किया। उसके बाद हमें जंगफू को जैन के साथ दिखाया जाता है। जैन जो है वो जंगफू को एन के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और वो इस वक्त कोमा में है। इसका मतलब जो लड़की हमसे डील कर रही है वो कोई और है। अब जंगफू जो है वो ये गुड न्यूज़ सुनता है और कहता है अब तो हमारे लिए कंपनी को हथियाना और भी आसान है, किसी न किसी तरीके से मैं उन लोगों से वो टेंडर छीन लूँगा। लेकिन जैन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि वो कंपनी को जंगफू से भी छीनने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ लेजुंग के पास त्यानचिंग पहुँचता है और वो कहता है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहता है। त्यानचिंग अपने और जिन के बारे में सब कुछ लीजुंग को बता देता है और फिर कहता है कि सिचुएशन ऐसी है कि मैं जिन को परेशान करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बस मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेजुंग से उसकी फ़ाइट भी हो जाती है, क्योंकि लेजुंग उसे समझाता है कि तुम अपने प्यार को एक्सेप्ट करने से पीछे क्यों हट रहे हो। अगर कोई चीज़ तुम्हारे रास्ते में आती है तो तुम उसका मुकाबला करो। अब त्यानचिंग को कुछ कुछ लीजुंग की बातें समझ में आ रही थी कि मतलब उसे जिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे जिन का साथ देना चाहिए। जिन परेशान होती है कि ना तो त्यानचिंग ने उसे कॉल किया और ना ही कोई मैसेजेस, तो वो उसे कॉल करती है और उसका हालचाल पता करती है। उसके बाद त्यानचिंग उसे क्लियरली कह देता है कि अब वो उससे नहीं मिलेगा और ना तो उससे बात करेगा, और अपने बात कहकर फ़ोन को कट कर देता है, जिससे जिनको काफ़ी बुरा लगता है। अब फ़ैन को दिखाया जाता है, उसके पास जैन का कॉल आता है और वो उसे हॉस्पिटल बुलाता है, और वो भी बहुत ही इमरजेंसी में। फ़ैन अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तो जैन उससे कहता है कि देखो, चुपचाप शव की कस्टडी के पेपर पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हारी बहन का ये ऑक्सीजन पाइप जो है वो काट दूंगा और वो अपनी आखिरी सांसें इसी वक्त ले लेगी और फिर मर जाएगी। उसके बाद वो फ़ैन की मॉम से कहता है, अब आप इंतज़ार क्या कर रही हैं कि मैं आपकी बेटी की सांसें इसी वक्त बंद कर दूं? जल्दी से ये पेपर लीजिए और इस पर साइन करके मुझे शव की कस्टडी दे दीजिए। अब जो एन होती है वो चालाकी से लेज़ों को कॉल कर देती है और फिर उसे बुला लेती है कि वो किसी प्रॉब्लम में है।
अब लेजुंग जो है वो आ रहा होता है, तब तक वो उसे अपनी बातों में उलझाती है, लेकिन वो पाइप काटने की धमकी दे देता है। तो मॉम उसकी पेपर लेती है और साइन करके शव की कस्टडी उसके हाथ में दे देती है। वो पेपर छीन कर वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वो खुद को बचाने के लिए फ़ैन के गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि लेजुंग मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, और वैसे भी अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दूसरी बेटी को भी मार दूंगा। देखो ज़रा, मैंने उसका ऑक्सीजन पाइप काट दिया है, इसलिए एन की जान भी खतरे में है। उसके बाद वो पेपर छीनता है और वहाँ से जाने की फिराक में होता है, लेकिन तभी फ़ैन उसे दांत काट लेती है। लेकिन जैन जो है वो फ़ैन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ त्यानचिंग को भी सब कुछ पता चल जाता है। अब सबसे पहले फ़ैन जो है वो डॉक्टर को बुलाती है एन का ऑक्सीजन पाइप ठीक करने के लिए, लेकिन तभी उसे शव की कस्टडी की भी फिक्र होती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, अगर जैन ने कोर्ट में वो पेपर्स जो है जमा कर दिए तो शव की कस्टडी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो मॉम कहती हैं, मैंने सिर्फ साइन करने की एक्टिंग किया था, साइन नहीं किया है, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकता। तो वहीं त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो अपने बंदों के साथ मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जिन आ जाती है। अब सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो जिन को बीच में देख लेते हैं। जिन सीधा त्यानचिंग के पास आती है और उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे और ना ही मुझसे मिलोगे। और सबसे पहले उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, दोबारा ऐसा करने की हिम्मत मत करना, समझे तुम। तो त्यानचिंग उससे कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और अपना हक जमाया है, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो और तुम आज इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही हो। वो कहती है, तुम समझते क्या हो खुद को, क्या तुम ही सिर्फ प्यार कर सकते हो। और उसके बाद वो कुछ नहीं कहती। त्यानचिंग उसके पास आता है और कहता है, इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो और इस चीज़ को मानती भी हो। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और त्यानचिंग को किस करते ही वो वहीं पर सो जाती है। उसके बाद त्यानचिंग हंसने लगता है और उसे गाड़ी में लेकर जाता है और गाड़ी में उसे सुला देता है और सोचता है कि आज फाइनली दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। आज जब वो उठती है तो कहती है, तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि तुम्हें किस करते ही सो गई। तो वो कहता है, क्यों ना आज हम अपना अधूरा काम वापस से कर लें, और फिर से उसे किस कर लेता है। अब जिन पूरी तरह से ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो भी त्यानचिंग से प्यार करती है। तो वहीं डॉक्टर जो है वो फ़ैन को बता देता है कि एन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इवन उसका ऑक्सीजन पाइप भी किसी तरीके से काम नहीं कर रहा था, और मुझे ये कहते हुए बहुत ख़राब लग रहा है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो मर चुकी है। अब जैसे ही वो मरने की न्यूज़ सुनती है तो पूरी तरह से सारे लोग टूट जाते हैं और फ़ैन भी बहुत ज़्यादा टूट टूट कर रोती है कि उसने एन को खो दिया है। उसके बाद लीजुंग किसी तरह उसे संभालता है। अब नाइट के सीन में हमें त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के पास जाकर ये कहता है कि वो माफिया वर्ल्ड को छोड़ रहा है। उसकी मॉम खुश हो जाती है इस न्यूज़ को सुनकर, लेकिन फिर वो उससे उसकी वजह पूछती हैं। तो वो कहता है कि वो जिन के लिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो जिन को पाना चाहता है और वो माफिया वर्ल्ड की सारी बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहता है। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारा डिसीज़न सही है बेटा, इसलिए हम मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाएंगे, और दोनों ही एग्री कर जाते हैं। अब एन के फ्यूनरल के बाद अभी भी फ़ैन जो है वो खाना वाना नहीं खा रही होती है और काफ़ी स्ट्रेस में होती है। लीजुंग उसे किसी तरह खाना पीना खिलाता है और फिर उसे ऑफिस लेकर जाता है। इतने में त्यानचिंग जिन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वो सारे लोगों को कहता है कि अब वो इस माफिया वर्ल्ड की दुनिया को छोड़ना चाहता है और उन लोगों से दूर जाना चाहता है। और उसके बाद अपने घुटनों पर बैठकर वो सारे लोगों से सबसे पहले सॉरी करता है कि वो बीच में उन लोगों को छोड़ रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जिन के लिए करना चाहता है क्योंकि वो जिन को बहुत पसंद करता है और वो जिन के साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहता है। अब सबसे पहले उसके सामने फ़ैन आती है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुमने जो डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए गॉड से प्रे करूँगी। उसके बाद लीजुंग भी कहता है कि तुमने बहुत सही डिसीजन लिया है क्योंकि वो अपनी बहन के बारे में सोचकर अच्छा फील कर रहा था कि उसके बहन को एक सही लाइफ पार्टनर मिल गया। उसके बाद फ़ैन की मॉम भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और फिर कहती हैं कि तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से आए थे और अपनी मर्ज़ी से जा रहे हो, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए गॉड से प्रे करूँगी कि तुम दोनों अपनी लाइफ में खूब खुश रहो। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जंगफू जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि जैन उसका कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने बंदों से उसे मरवाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो उसकी बार बार मिन्नतें करने लगता है और कहता है कि उसे एक लास्ट चांस दे दो, इस बार वो कंपनी को पूरी तरीके से उसी के नाम पर कर देगा। तो जंगफू उसे लास्ट वार्निंग देकर छोड़ देता है और कहता है कि इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हारी जान खुद भी ले लूँगा, अपने बंदों से भी ये नहीं कहूँगा कि वो तुम्हें मारें। जंग कहता है, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अब हमें फ़ैन को दिखाया जाता है जो कि बार बार एन की मौत को याद कर रही होती है और दिन ब दिन वो स्ट्रेस में चली जा रही होती है कि आखिर कैसे उसने एन को खो दिया है, अब वो करे भी तो क्या करे।